गार्ड्स रह गए हैं। बहुत जल्दी हम क्वीन को मार डालेंगे, फिर ये सारा आइलैंड क्लियर हो जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद आंटी पीछे की तरफ देखती है तो बूढ़े अंकल दरवाजे से छुप कर देख रहे होते हैं। आंटी उसे कहती है, हमारे हंटर्स ने 4 बॉडीगार्ड्स को हरा दिया है, अब बस कुछ ही बचे हैं। अंकल रोते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, इनको उन सारी चूंटियों को खत्म करना होगा और हमारे बेटे का बदला लेना होगा। न्यूज रूम का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर बंदा डायरेक्टर से कह रहा होता है, हमारे पास 85% से भी ज्यादा व्यूअरशिप आ चुकी है, हमने न्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस बार तो हमें अवार्ड मिलने वाला है। अपनी इस एस रैंक की रेड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग भी रशिया, चाइना और फ्रांस की तरह नेशन लेवल के हंटर्स मान जाएंगे और कोरिया के पास भी ये खिताब आ जाएगा कि कोरिया ने भी एक एस रैंक की डंजन को क्लियर किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे वो हंटर्स कैसे क्वीन को मारते हैं और वो मॉन्स्टर कौन सा है जिसने जापानीज हंटर को मारा है, और क्या जिनवू रेड में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर जाएगा या नहीं। एपिसोड 54 का यहीं पर एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 55 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने 54 को एंड किया था। मादोंग आगे खड़े होते हैं, उनके पास एक बड़ी सी शील्ड होती है और वो क्वीन को रोक कर खड़े होते हैं ताकि बाकी के सारे रॉयल गार्ड्स को मार दें, जबकि लिम ताई पीछे से ही खड़े तीरों की बरसात कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारे रॉयल गार्ड्स को मार देते हैं। अब वो सारे हंटर सिर्फ क्वीन को मारने पर फोकस कर रहे होते हैं। युनहू आगे बढ़ते हैं और क्वीन की टांगों पर अटैक करते हुए कहते हैं, अपने रॉयल गार्ड्स के बिना क्वीन सिर्फ एक खाली एम्प्टी शेल है। जबकि लिम ताई क्वीन की आंखों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसी वक्त क्वीन अपने मुंह से कुछ फ्लूइड सा निकालती है जो कि एसिड टाइप होता है, जिससे उनकी बॉडीज जल जाती हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास ब्यांगू है जो कि एक एस रैंक का हीलर है, वो जल्दी से उनकी बॉडीज को हील कर देता है और उनकी बॉडीज फिर से नई जैसी हो जाती हैं। ब्यांगू क्वीन से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ चाहे तुम इनके बाजू काट दो या टांगे काट दो, मैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर दूंगा। और साथ ही क्वीन हीलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। मादुंग क्वीन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें अपने हीलर तक इतनी आसानी से जाने देंगे। साथ ही चोईजोंग आगे बढ़ते हैं और अपने फायर अटैक से क्वीन पर अटैक करते हैं। चोईजोंग का फायर अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि युनहू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि क्वीन का काम तमाम हो चुका है, अब इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, बस और 2-3 स्ट्राइक्स और ये क्वीन खत्म हो चुकी है। लेकिन साथ ही वो क्वीन जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को सिग्नल देती है। क्वीन के चिल्लाने से एक जोरदार इम्पैक्ट पैदा होता है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए बाकी सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। युनहू कहते हैं, क्या ये इसकी लास्ट क्राई है, मरने से पहले ये आखिरी बार चिल्ला रही है, यहाँ पे ये किसी को सिग्नल देकर बुला रही है। सुगीमोटो जो कि बाहर शिप पर होता है, वो जल्दी से रियोजी को कॉल करता है और कहता है, वो सारी चूंटियां नेस्ट की तरफ वापस जा रही हैं, तुम्हें वहाँ से जल्दी से निकलना होगा, हमारी सिग्नल जैमिंग टेक्निक फेल हो चुकी है। अब वो चूंटियां उसकी बात सुन सकती हैं और वापस जा रही हैं। उसी वक्त टनल के अंदर का सीन दिखाते हैं। चाइन जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ क्वीन का गला काट देती है और इस तरह चूंटियों की क्वीन मर जाती है। वो सारे हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग वाकई में 7वीं टीम बन चुके हैं जिन्होंने एक एस रैंक की डंजन को क्लियर किया है। युनहू ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई चीज इस तरफ आ रही है, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मादुंग उनसे कहते हैं, मुझे अभी अभी पता चला है कि वो चींटियां वापस आ रही हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाकी के सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या जापानीज टीम फेल हो चुकी है, क्या वो उनको 1 घंटे तक बाहर नहीं रोक पाए। मादुंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, एसोसिएशन वालों ने कहा है कि वहाँ से जल्दी से निकलो क्योंकि सिग्नल जैमिंग टेक्निक बेकार हो चुकी है। उसी वक्त चोईजोंग को महसूस होता है कि उन्होंने जो फायर नेट क्रिएट किया था वो टूट चुका है। चोईजोंग उनसे कहते हैं, मेरा फायर नेट टूट चुका है, चींटियां अंदर पहुंच चुकी हैं। और साथ ही वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जबरदस्त पावर महसूस होती है। वो मॉन्स्टर जिसने जापानीज हंटर्स को मार डाला है वो वहाँ पर पहुंच आता है। युनहू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करता है। असल में वो भी एक चूंटी है जो कि चूंटियों के बड़े अंडे से निकला है। युनहू से देखकर कहते हैं, ये नहीं हो सकता, एक सिंगल बीज से इतनी ज्यादा पावर कैसे निकल सकती है। चाइन भी क्योंकि स्मेल को महसूस कर सकती है, वो जल्दी से नाक पे हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके नाक के अंदर घुस जाती है। चाइन कहती है, यहाँ पर तो इतना ज्यादा प्रेशर है, आखिर ये चूंटी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। उनके सामने जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है हंटर्स के दिल में मौत का होप पैदा हो जाता है। मादुंग कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहीं पर खड़े रहें, या तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा या फिर इसे मारना होगा। लेकिन मादुंग सिर्फ ये सोच रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती। मादुंग वहीं पर जमे हुए खड़े होते हैं जबकि वो मॉन्स्टर उनके पास से गुजर जाता है और सीधा अपनी क्वीन की लाश के पास जाता है। वो 6 के 6 हंटर यही कहते हैं, वो हमारे पास से गुजर गया और हमने कुछ भी नहीं किया, आखिर ये टेरिफाइंग पावर है क्या चीज।
वो चींटी जैसे ही अपनी क्वीन के पास जाती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करती है। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे हंटर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चींटी पीछे की तरफ देखती है। सबसे पहले वो चाइन को अपना निशाना बनाती है और तेजी के साथ चाइन के पीछे चली जाती है और साथ ही चाइन की कमर में एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे चाइन सामने वाली दीवार के साथ जाकर टकराती है और इसी के साथ एक एस रैंक की हंटर इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि दोबारा उठ ही नहीं पाती। ये देखकर मादोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर हंटर चा की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वो चींटी उनके पीछे पहुंच जाती है। मादोंग जल्दी से अपनी शील्ड उसके सामने करते हैं, लेकिन वो चींटी सिर्फ एक ही किक मारती है, जिससे मादोंग की शील्ड तो टूटती है, लेकिन साथ ही उसका बाजू भी टूट जाता है और उसके हाथ से अलग हो जाता है। जबकि दूसरे हाथ से मादोंग अपनी तलवार से अटैक करने लगते हैं। वो चींटी उसका दूसरा हाथ भी काट देती है और मादोंग को ऐसे छोड़ देती है। वहीं पर रास्ते में यूनहू खड़े होते हैं, जो कि चिल्लाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चींटी उसके पास से गुजरते हुए 3 स्लैशेस लगाती है, जिससे उसका कंधा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। यूनहू के पीछे चोई जोंग खड़ा होता है, जो कि अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि चींटी उसके बारे स्लैश लगाती है और सामने की तरफ से उसे जख्मी कर देती है। रीपर गिल्ड के मास्टर, जो कि सबसे लास्ट पे खड़े होते हैं, वो अपने एरो चलाते हुए कहते हैं, मैं अगर इतने डिस्टेंस पर हूँ तो यहाँ से मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, और वो उस पर तीर चला देते हैं। लेकिन वो चींटी उसके तीरों को अपने हाथ में पकड़ लेती है और साथ ही उसके तीरों को तोड़ देती है। लिम ताई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये मेरे एनर्जी के तीरों को कैसे रोक सकती है। साथ ही वो चींटी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और लिम ताई को भी जोरदार पंच मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। उसी वक्त मादोंग फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने कंधे के साथ चींटी को धक्का देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मेरे हाथ काट दिए, तुम्हें बेकार हो गया। साथ ही मिन बियोंग अपनी हीलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए मादोंग के बाजू को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। मिन बियोंग ने अपने कैमोफ्लेज मूड को एक्टिवेट किया होता है और कहता है, ये तो मेरा कैमोफ्लेज मूड है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को मेरे बारे में पता नहीं चल रहा और मैं सबसे पीछे खड़ा रहकर उन सबको हील कर रहा हूँ। लेकिन मेरे इस कैमोफ्लेज की एक वीकनेस है, मैं अपनी जगह से नहीं हट सकता। अगर मैं हटूंगा तो मेरा कैमोफ्लेज खत्म हो जाएगा। मादोंग आगे बढ़ते हैं और चींटी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिन बियोंग कह रहा होता है, अगर वो मुझे मारना भी चाहे तो उससे पहले मुझे ढूंढना होगा। जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी टीम को मरने नहीं दूंगा। वो चींटी मादोंग को टांग से पकड़ती है और पंखे की तरह घुमाते हुए दीवार के साथ पटका देती है। मादोंग फिर से सीरियसली जख्मी हो जाते हैं। जैसे बियांगू से फिर से हील करने की कोशिश करता है, उसी वक्त चींटी को पता चल जाता है कि बियांगू कहाँ पर खड़ा है। बियांगू उसकी तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि चींटी सिर्फ उसी की तरफ देख रही होती है। बियांगू कहता है, मेरा कैमोफ्लेज मूड एक्टिवेटेड है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। साथ ही यूनहू चिल्लाकर उसे कहते हैं, बियांगू वहाँ से हटो, लेकिन बहुत देर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं बियांगू अपनी जगह पर खड़ा होता है, लेकिन उस चींटी का हाथ बियांगू के बॉडी के आर पार होता है। मास्टर यूनहू सामने बैठे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन बियांगू के मरने पे भी बात नहीं खत्म होती। वो चींटी बियांगू के पीछे खड़ी होती है और उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। उसी वक्त दिखाते हैं वो चींटी बियांगू के सर को भी खा जाती है, यानी कि बियांगू का किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका है। वो दोबारा हील नहीं हो सकता, बियांगू मर जाता है। ये देखकर सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यूनहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बियांगू उसकी वजह से यहाँ पर आया था। यूनहू जल्दी से जंप करते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चींटी पीछे की तरफ घूमती है और यूनहू को गले से पकड़ लेती है। जैसे ही वो यूनहू को गले से पकड़ती है, यूनहू का बीस्ट मूड खत्म हो जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। और साथ ही वो चींटी उस लफ्ज को रिपीट करती है जो कि अभी भी यूनहू ने कहा था। वो चींटी बोलते हुए यूनहू से कहती है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, हमारी क्वीन तुम्हारे हाथों मारी गई। तुम्हारे जिस सोल्जर को हमने मारा है उसके मरने से हमारी क्वीन का बदला पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा किंग कौन है? मैं उसे मारूंगा। अब इन सारे हंटर्स को पता ही नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। असल में वो चींटी अपनी क्वीन की मौत के बदले में इनके किंग को मारना चाहती है कि जो भी इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसी वक्त उस चींटी को बाहर से रियोजी गोटो की पावर महसूस होती है और वो इन सब को छोड़कर बाहर चला जाता है। यूनहू कहते हैं, बाहर तो इस वक्त रियोजी गोटो है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या ये उसके लिए जा रहा है? साथ ही वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अभी उसको बचाने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। लेकिन वो सामने की तरफ देखते हैं तो छोटी चूंटियां वापस आ जाती हैं। गोटो रियोजी अपनी टीम के 2 मेंबर्स के साथ बाकी की टीम्स को देखने के लिए जा रहे होते हैं और कहती हैं, टीम चार्ली और टीम डेल्टा दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। गोटो कहते हैं, शायद सिग्नल जैमिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ पा रहा। साथ ही वो टीम ब्रेवो से कहते हैं, जल्दी से एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचो, हम लोग भी वापस आ रहे हैं। हम इस वक्त टीम डेल्टा और टीम चार्ली की तरफ जा रहे हैं, उनको देखकर वापस आते हैं। उसी वक्त गोटो को अपने कंट्री के चेयरमैन मात्सुमोटो की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन चाइना की एक बैटलशिप का होता है, जहाँ के कैप्टन कह रहे होते हैं, मुझे लगता है कि जापान वाले कोरिया के खिलाफ कुछ प्लान बना रहे हैं। जापान वालों ने इस रेड के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। मुझे लगता है कि गोटो रियोजी अपने आप को एक नेशनल लेवल का हंटर साबित करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और उसकी अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक काम जो कभी नहीं कर पाया, वो एक एस रैंक की डंजन को क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए वो नेशनल रैंक का हंटर नहीं बन पाया।
गोटो रियोची उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। चेयरमैन मात्सुमोटो उसे कहते हैं क्या हुआ, जल्दी से जवाब दो। गोटो चेयरमैन से कहता है हमारे पास कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। चेयरमैन उसे कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हुआ, हमने जो प्लान इसलिए बनाया था ताकि हमारे हंटर मारे न जाएं और उन्हें टनल के अंदर जाकर क्वीन का सामना न करना पड़े। गोटो उसे कहते हैं हमारा प्लान बिल्कुल ठीक था, बस हमारे हंटर्स वीक थे इसलिए वो मारे गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चेयरमैन गोटो से कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक तुम जिंदा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-4 हंटर्स मारे जाते हैं, जल्दी से प्लान पूरा करो और वापस आ जाओ। क्या कोरियन टीम अभी भी क्वीन के साथ फाइट कर रही है? गोटो से कहते हैं हाँ फाइट कर रही है, लेकिन हमारा जैमिंग सिस्टम खराब हो चुका है इसलिए सारी चूड़ियां वापस टनल की तरफ जा रही हैं। चेयरमैन गोटो से कहते हैं कितने % चांसेस हैं कि कोरियन टीम टनल से वापस जिंदा आएगी? गोटो रियोची उनसे कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही हंटर की फिक्र थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इनके साथ नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। चेयरमैन हंसते हुए उसे कहते हैं हम जापान की टीम वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोरिया वाली टीम मारी गई तो हमें वापस आना पड़ा, यही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हो गया, कोरिया के S रैंक हंटर्स को खत्म करना। हमारा यहाँ पर आने का असल मकसद तो यही था कि कोरिया के सारे S रैंक के हंटर्स को एक ही बार में मार दिया जाए। गोटो चेयरमैन से कहता है ठीक है मुझे बात की समझ आ गई, हम लोग वापस आ रहे हैं। रियोची गोटो अपने साथियों से कहते हैं चलो वापस चलें, लेकिन उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कोई मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। गोटो जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। गोटो अपने दोनों साथियों से कहते हैं ये कोई ऑर्डिनरी एंट नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग इसके सामने नहीं टिक पाओगे, जाकर ब्रेवो टीम को ज्वाइन करो, मैं इसका सामना करता हूँ। ये दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम लोग मेरे रास्ते में आ जाओगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो पावरफुल चोटी कोरिया के हंटर्स को छोड़कर बाहर चली जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि गोटो रियोची उनका किंग है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। गोटो रियोची अपने साथियों से कहता है ये मॉन्स्टर तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर ब्रेवो टीम को ज्वाइन करो, मैं इसका सामना करता हूँ। रियोची अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है एक चूंटी के लिए ये पावर तो बहुत ज्यादा है। वो चूंटी गोटो से पूछती है क्या तुम इंसानों के किंग हो? गोटो कहता है ये चूंटी तो बात कर रही है। साथ ही गोटो कहता है तुम्हें किंग चाहिए? हाँ मैं ही इंसानों का किंग हूँ। अब गोटो को तो नहीं पता होता कि वो चूंटी किंग को मारने के लिए आई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो जल्दी से अपनी पावर को रिलीज करती है। गोटो कहता है ये प्रेशर, ये पावर मैंने पहले भी महसूस की है। उसे जिन्वू की याद आ रही होती है। और नेक्स्ट सीन जो हमें दिखाया जाता है उसमें गोटो रियोची की तलवार के 2 टुकड़े दिखाते हैं और साथ में उसका कटा हुआ सर। यहाँ पर गोटो रियोची की कहानी भी खत्म हो जाती है। एक नेशनल लेवल का हंटर बनने के चक्कर में वो एक डेड बॉडी बन जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से टनल के अंदर का होता है जहाँ पर हमारे कोरियन हंटर्स को उन चोटी के सामने बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो सारे ही जख्मी होते हैं और उनका हीलर भी मर चुका है। युनहू चोईजोंग से कहता है क्या तुम अपनी फायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते? चोईजोंग कहता है अगर मैंने ज्यादा फायर का इस्तेमाल किया तो इस टनल के अंदर सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी और हम लोग दम घुटने से मर जाएंगे। युनहू कहते हैं हम सब लोग भी बहुत ज्यादा जख्मी हैं। ब्यांगो हमारे लिए जितना कर सकता था उसने किया, लेकिन हम सब की हालत बहुत ज्यादा खराब है चोईजोंग को छोड़कर जो अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल कर सकता है। चोईजोंग अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल करते हुए उन एंड्स को अपने करीब आने से रोक रहा होता है। उसने एक फायर बैरियर क्रिएट किया होता है, लेकिन वो चूंटियां बहुत ज्यादा होती हैं और चोईजोंग अपनी फुल पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। युनहू कहते हैं मुझे लगता है कि हमारा सफर यहीं पे खत्म होने वाला है, अब हम इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। उसी वक्त उनके सामने एक शैडो सोल्जर निकलता है जो कि जिन्वू का शैडो सोल्जर है। युनहू उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर जो ब्लैक वॉरियर है क्या चीज। और उसी शैडो के जरिए से जिन्वू मेनलैंड में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जिन्वू की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और जिन्वू कहता है एक्सचेंज, यानी कि वो अपने शैडो के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है और उस बैटलफील्ड पर चला जाता है। जिन्वू के वहाँ पर एंट्री मारने से पहले ही वो कैमरामैन कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मैंने यहाँ पर आने से पहले अपने डैड के साथ जो आखिरी बात की वो ये थी कि उन्होंने डिनर किया या फिर नहीं। काश मैं अपने डैड के साथ और भी ज्यादा देर बात कर सकता। और साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि एक चूंटी उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है। लेकिन चूंटी के उस कैमरामैन के करीब पहुंचने से पहले ही इग्रिस की तलवार उस चूंटी के आर पार होती है, जबकि ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे हुए डायरेक्टर भी सर पे हाथ रख के कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है? वहाँ पर सिर्फ एक चूंटी है जिसकी वजह से हमारे सारे S रैंक के हंटर्स मरने वाले हैं। असिस्टेंट भागता हुआ आता है और चीफ से कहता है
डायरेक्टर हमारे पास इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, मुझे लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। वो लोग जानना चाहते हैं आखिर हंटर्स के साथ क्या हो रहा है और हमने ब्रॉडकास्ट को बीच में क्यों रोक दिया है। डायरेक्टर उसे कहते हैं अब तुम क्या चाहती हो, मैं अपने हंटर्स को मरता हुआ लाइव टीवी पर दिखा दूं। ये बात तुम भी जानते हो कि वो सारे वहाँ पर मरने वाले हैं। उसी वक्त एक बंदा जो कि मॉनिटर कर रहा होता है वो डायरेक्टर से कहता है डायरेक्टर यहाँ पर आकर देखे, बैटलफील्ड पर बहुत सारे शैडो वॉरियर्स आ गए हैं। डायरेक्टर जल्दी से भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो मुझे भी देखने दो। डायरेक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने बंधु से कहते हैं जल्दी से ब्रॉडकास्ट को रेडी करो और इस न्यूज को लाइव दिखाओ। उनका एडिटर उनसे कहता है लेकिन अगर हम इसको लाइव चलाएंगे तो 10 मिनट का गैप खत्म हो जाएगा और हम किसी चीज को भी कट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर उसे कहता है हम लोग पहले ही अपने ब्रॉडकास्ट को एक बार रोक चुके हैं, तुम जल्दी से इसको स्टार्ट करो और सारे लोगों को दिखाओ और साथ में लोगों को बताओ कि अब हमारी किस्मत का फैसला इस लड़के के हाथ में है। और जिन्हू भी बैटलफील्ड पर अपीयर हो जाता है और साथ ही अपने शैडो मॉन्स्टर्स को भी बाहर निकाल लेता है। एक तरफ जिन्हू और उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं जबकि दूसरी तरफ सारी एंट्स होती हैं। बैरन को हराने पर जो कि डीमन किंग था उसको हराने पर जिन्हू को उसके दोनों ब्लेड्स मिल जाते हैं। जिन्हू वही दोनों ब्लेड्स निकालता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिन्हू और उसके शैडो सोल्जर्स उन सारी चींटियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। मास्टर मादोंग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये शैडो क्रीचर्स कहाँ से आए और ये किसके हैं। जिन्हू से कहते हैं अब मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जिन्हू यहाँ पर आ चुका है, अब सब कुछ ठीक है, हम लोग बच चुके हैं। जिन्हू के सोल्जर्स काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। जिन्हू कहता है अब जबकि काफी सारी चींटियां मर चुकी हैं, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। वो सारी चींटियां जितनी मर जाती हैं उनके शैडोज को भी बाहर निकाल लेता है। कैमरामैन से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, मरी हुई चींटियां फिर से जिंदा हो रही हैं। उसी वक्त उसे मैसेज आता है तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, जल्दी से रिपोर्टिंग करो, सारा कोरिया तुम्हें देख रहा है, ये न्यूज इस वक्त लाइव चल रही है। कैमरामैन उनसे कहता है मुझे तो खुद नहीं पता यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मरी हुई चींटियां फिर से जिंदा हो गई हैं और अपनी ही चींटियों को मारना शुरू कर दिया है। जिन्हू उन सारे हंटर से कहता है जल्दी से मेरे करीब आ जाओ और वो अपनी इन्वेंटरी में से कुछ पोशंस निकालता है जो कि हेल्थ रिवाइवल के लिए होते हैं। जिन्हू उनसे कहता है मैं ये सारी बात तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा पर अभी के लिए इसको पी लो। वो लोग जैसे ही उन पोशंस को पीते हैं उनके सारे वुंड्स बढ़ जाते हैं और फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन चाइन बहुत ज्यादा जख्मी होती है। मादूम कहते हैं ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही, इसने भी पोशन पी लिया है। जिन्हू कहता है इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, मैं अपने करंट स्किल्स के साथ इसको ठीक नहीं कर सकता। जिन्हू मास्टर मादोंग से कहता है इससे पहले कि बाकी की चींटियां यहाँ पर आ जाएं, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त जिन्हू को महसूस होता है कि पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पर आ रहा है और वो चींटी अंदर आ जाती है और कहती है मुझे बाहर कोई भी किंग नहीं मिला, जिसको मैंने मारा है वो किंग नहीं था, वो एक धोखेबाज था। वो चींटी जिन्हू की तरफ देखती है और कहती है क्या यहाँ पर कोई किंग है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो किंग बनने लायक है। मास्टर जिन्हू उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अगर ये वापस आ गया है तो इसका मतलब रियोजी कोटो मर चुका है। जबकि मादोंग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हू उनसे कहता है मैं चाइन को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, इसकी हिफाजत करना। जिन्हू आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था कि गोटो रियोजी के शैडो में जो मेरा शैडो था उससे मुझे सिग्नल आने बंद हो गए, इसका मतलब गोटो रियोजी मर चुका है। चींटी जिन्हू से कहती है क्या तुम इंसानों के किंग हो। जिन्हू से कहता है क्या एक कीड़ा मुझसे बात कर रहा है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो चींटी जिन्हू की पावर को देखती है तो अपनी पावर को रिलीज करती है। जिन्हू हंसते हुए कहता है अब तो तुम बिल्कुल एक कीड़े लग रहे हो और साथ ही दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चींटी जिन्हू को पंच मारती है जबकि जिन्हू चींटी को पंच मारता है जिससे एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। मास्टर जिन्हू कहते हैं इनकी पावर तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमारे एस रैंक से बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। उन दोनों के पंचेस के टकराने के बाद चींटी तो सामने खड़ी होती है जबकि जिन्हू दूर धुएं में खड़ा होता है। चींटी उसे कहती है तुम भी कमजोर हो, तुम भी किंग नहीं हो। लेकिन जैसे ही सामने से धुआं हटता है जिन्हू बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। चींटी भी ये देखकर हैरान हो जाती है। जिन्हू अपने मुंह से ब्लड थूकता है और आगे बढ़कर अपने डोमिनेटर टच स्किल को एक्टिवेट करते हुए चींटी को ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे दबाने की कोशिश करता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और साथ ही आगे बढ़ते हुए चींटी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो चींटी दूर जाकर दीवार के साथ गिरती है और दीवार भी टूट जाती है। कैमरामैन और लिम ताए ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुले का खुला रह जाता है। मादोंग जुनहू और चोइजोन से कहते हैं क्या तुम दोनों को ये बात कंफर्म है कि ये एक मैजिक टाइप हंटर है। मैजिक टाइप हंटर के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मास्टर जुनहू कहते हैं मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है कि ये एक मैजिक टाइप हंटर है। वो चींटी अटैक करने के लिए फिर से आगे की तरफ बढ़ती है। जिन्हू कहता है शायद इसका स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसकी वजह से मेरे पंचेस का ज्यादा असर नहीं हो रहा। जिन्हू फिर से अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है लेकिन वो चींटी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए जिन्हू के ऊपर पंच मारती है। लेकिन जिन्हू अपने बाजू को ऊपर की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। एक जबरदस्त पावर इम्पैक्ट के साथ नीचे की सारी जमीन टूट जाती है। जिन्हू फिर से एक ओपनिंग देखकर उसके पेट में पंच मारता है
और साथ ही दूसरा पंच उसके सर में मारता है। कैमरामैन कहता है, हालांकि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, लेकिन इनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर थोड़ी देर यहाँ पर और रुका मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। उस चींटी का जो बाहर का शेल होता है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। चींटी कहती है, मैं इस बंदे से स्ट्रेंथ की फाइट में नहीं हार सकता। आखिर ये बंदा है कौन, इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, क्या ये इंसानों का किंग है? फिर वो दोनों आपस में पंचेस को टकराते हैं। वो चींटी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, इसने मेरे शेल को तोड़ दिया। आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? जिन्हों उसके पेट में फिर से एक पंच मारता है। उसी वक्त वो चींटी अपने मुंह से एक बड़ा सा स्टिंगर निकालती है और जिन्हों के चेहरे पे कट लगता है। जिन्हों जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। उसके स्टिंगर में पॉइजन होता है और वो पॉइजन जिन्हों की बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। वो चींटी जिन्हों से कहती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉर्न स्नेल को अब्सॉर्ब किया था, उसके पास जो पॉइजन होता है ये जंगल में पाया जाने वाला आम पॉइजन है जो कि बहुत ज्यादा डेडली है। तुम इससे नहीं बच पाओगे। मेरी मैजिकल पावर्स के साथ इम्ब्यूड करने के बाद इस पॉइजन की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जिन्हों उसके सामने बैठा होता है। चींटी उसे कहती है, अब जबकि तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो चुकी है, अब तुम्हें मरना होगा। और साथ ही वो उसे मारने के लिए अपना पंजा आगे करती है। नेक्स्ट सीन आइलैंड का दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों हंटर्स जो कि गोटो के पास से भाग कर आए थे, वो दोनों एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। एक हंटर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, थोड़ी देर पहले चेयरमैन सुगीमोटो ने मुझसे बात की थी। दूसरी हंटर उसे कहती है, तो उसने क्या कहा? वो हंटर उसे कहता है, उन्होंने कहा कि हम लोग जीत नहीं सकते। वो मॉन्स्टर जो भी था, एस रैंक या फिर उसका रैंक जो भी था, हम लोग उसे नहीं हरा सकते। कोई भी इंसान उसे नहीं हरा सकता। और मुझे लगता है कि गोटो भी अब तक मर चुके होंगे। वो लड़की उसे कहती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा जहाज उनके ऊपर से गुजरता है और वो कहते हैं, अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट सीन फिर से टनल का होता है। जिन्हों जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसके चेहरे पे एक जबरदस्त गूंसा मारता है, जिससे वो चींटी फिर से जाकर दीवार के साथ गिरती है। जिन्हों कहता है, मुझे लगा था शायद ये कीड़ा मुझ पर हंस रहा है। शायद उसे लगा होगा कि उसके पॉइजन ने मेरी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया है। जिन्हों कहता है, अब ये कीड़ा बहुत ज्यादा नर्वस हो गया है। वैसे मैं भी नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा, वरना चाइन नहीं बच पाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हों कहता है कि मुझे इस चींटी को जल्दी से खत्म करना होगा, वरना चाइन नहीं बच पाएगी। हमें उसे जल्दी से वापस लेकर जाना होगा। जिन्हों आगे बढ़ता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए चींटी पर किक मारता है, लेकिन चींटी नीचे से हट जाती है। मास्टर यूनहू और चोई जोंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर वो नीचे से चली कहाँ गई? उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। जिन्हों ऊपर की तरफ देखता है तो वो चींटी अपने पंख फैलाते हुए ऊपर चली जाती है। वो चींटी कहती है, मेरे पॉइजन का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा और ना ही इसकी स्ट्रेंथ से मेरी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि इसकी फिजिकल पावर के सामने मैं टिक पाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक स्किल है जिसमें मैं इससे ज्यादा बेहतर हूँ, मेरी स्पीड। साथ ही वो अपने साइज को कम कर लेता है। चींटी का साइज कम होने की वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो चींटी अपनी बॉडी को बहुत ही स्लिम ट्रिम कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जबकि नीचे जिन्हों भी खड़ा हो जाता है और अपने दोनों डैगर्स निकाल लेता है। वो चींटी सुपरसोनिक स्पीड के साथ नीचे की तरफ आती है और अपना पंजा जिन्हों पर मारती है, लेकिन जिन्हों नीचे से हट जाता है। वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर इसने इतनी जल्दी इसको डॉज कैसे कर लिया? क्या इस लड़के की स्पीड मुझसे ज्यादा है? जिन्हों जल्दी से डॉज करते हुए पीछे की तरफ घूमकर उस पर अपने नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो जल्दी से अपने पंजे को सामने की तरफ कर लेती है और अपने दूसरे पंजे से जिन्हों पर अटैक करती है, जिससे जिन्हों पीछे की तरफ धकेला जाता है। जिन्हों पीछे दीवार के साथ जाकर जेट प्रोपल्सन के साथ दोबारा स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और फिर दोनों में एक स्पीड की फाइट स्टार्ट होती है जो कि दिखाई नहीं दे रही। फाइट के दौरान चींटी कहती है, ये ना सिर्फ मेरी स्पीड से मैच कर रहा है, बल्कि ये मुझसे भी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये सिर्फ एक कमजोर इंसान है। जबकि जिन्हों सोच रहा होता है इसकी स्ट्रेंथ डीमन किंग के बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा, लेकिन अब मेरे पास बेहतर वेपन्स हैं, क्योंकि मैंने बैरन को हराया है और मैं बैरन से ज्यादा पावरफुल हूँ। और मुझे पता है कि इसके शेल में बहुत सारे क्रैक्स पड़ चुके हैं। अगर मैं इसी तरह इससे फाइट करता रहा तो इसका बैरोनी शेल टूट जाएगा। जिन्हों अपने नाइफ को इस्तेमाल करते हुए अपने स्किल क्रिटिकल हिट को एक्टिवेट करता है। वो बहुत सारी क्रिटिकल हिट लगाता है, जिसकी वजह से उसका क्रिटिकल हिट भी एक्टिवेट होने के बाद अपग्रेड हो जाता है और उसकी फाइनल फॉर्म का नाम क्रिटिकल चेन होता है। उसी वक्त वो चींटी वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जिन्हों उसकी तरफ घूमता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो? जिन्हों अपने नए मिलने वाले स्किल क्रिटिकल चेन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो उसको बाइंड कर लेता है। क्रिटिकल चेन बहुत सारी स्लैशेस का एक जाल होता है, जिसमें जिन्हों का एनिमी कैद हो जाता है। जिन्हों कहता है, ये स्किल तो इतना भी बुरा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा काम का है।
जिन्हू आगे बढ़ता है और अपने नाइफ से उस चींटी का एक बाजू काट देता है। वो चींटी अपने दूसरे बाजू से जिन्हू पर अटैक करती है। जिन्हू जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है। अब वो चींटी जमीन पर रेंग रही होती है और कहती है, क्या मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं जिसमें मैं इस इंसान से ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन साथ ही वो चींटी फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे पास अभी भी एक स्किल है, मेरे पास एक पावर बाकी है। वो चींटी अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए उस डंजन में जितनी भी चींटियां होती हैं उन सबको कंट्रोल करती है, क्योंकि क्वीन के मरने के बाद वो सारी चींटियां इसी की बात सुनती हैं। उस चींटी के साथ पूरी चींटियों की एक आर्मी खड़ी होती है, जबकि जिन्हू उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है, अगर ये बैटल सोल्जर्स की है तो फिर मेरे पास भी सोल्जर्स हैं। फिर एक तरफ चींटियां होती हैं और दूसरी तरफ जिन्हू के शैडो सोल्जर्स होते हैं। चींटियों की आर्मी और शैडो सोल्जर्स के दरमियान जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। सबसे एंड पे जिन्हू टस्क को बाहर बुलाता है। जिन्हू टस्क से कहता है, तुम्हें सिर्फ चींटियों को जलाना है, अगर इंसानों को नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा। टस्क जिन्हू के ऑर्डर सुनने के बाद अपने साइज को बड़ा कर लेता है। जैसे टस्क का साइज बड़ा होता है, उसके हाथ में जो मैजिकल क्रिस्टल होता है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। टस्क अपने स्पेशल स्किल जो कि फायर ड्रैगन है उसको इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी फायर क्रिएट करता है और सामने मौजूद सारी चींटियों को जलाकर हाक कर देता है। उसकी फायर बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उस डंजन की दीवार को तोड़कर बाहर चली जाती है। लिमदाई और माधुंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिमदाई कहता है, ये हो ही नहीं सकता, ये एक समन वॉरियर है, इसका समन वॉरियर तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अपनी सारी चींटियों की आर्मी को मरता हुआ देखकर वो चींटी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं इन सब से ज्यादा सुपीरियर हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुआ मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं अल्टीमेट सोल्जर हूँ, मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर सकता हूँ और उसे निगल सकता हूँ, जिससे मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं, मेरे पास इन्फिनिट पावर है, मैं ही मोनार्च हूँ, या फिर मैं एक मोनार्च था, या फिर मुझे एक मोनार्च बनना था। आपको याद होगा लास्ट टाइम कालकला ने भी घबराकर यही कहा था, वो भी एमओ से कुछ कह रहा था, वो जिन्हू के बारे में यही कहने वाला था कि वो एक मोनार्च है। वो चींटी कहती है, ये इंसान मुझसे पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं एक मोनार्च हूँ और मोनार्च से पावरफुल कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे जिन्हू की पावर से बहुत ज्यादा खौफ आता है और वो कहता है, मुझे यहाँ से भागना होगा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे लाजमी तौर पर यहाँ से भागना ही होगा। उस चींटी ने क्योंकि ब्यांगू को खा लिया था जो कि एक हीलर था, वो उसकी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को हील करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिन्हू कहता है, मैं पहली बार एक मॉन्स्टर को देख रहा हूँ जो कि किसी दूसरे की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो चींटी भागते हुए कहती है, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना होगा ताकि वो मुझे पकड़ ना सके। लेकिन जिन्हू नीचे खड़े ही अपने डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करता है और अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से उस चींटी को नीचे जमीन पर ले आता है और आकर उसके सर पर खड़ा हो जाता है। वो चींटी अभी भी रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जिन्हू ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा, और अपने क्रिटिकल चेन स्किल को एक्टिवेट करते हुए बहुत सारी स्लैशेस लगाता है और उसको मार डालता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपने दुश्मन को मार दिया है, और इसके साथ 2 और विंडोज ओपन होती हैं जिसमें जिन्हू को 2 बार लेवल अप कहा जाता है, यानी कि जिन्हू का लेवल अब 99 पर पहुंच गया है। उसी वक्त मास्टर यूनहू जिन्हू से कहते हैं, चाइन नहीं बचने वाली, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी से उसका कुछ करना होगा। जिन्हू भागता हुआ चाइन के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम उस चींटी पर वेस्ट कर दिया, मुझे जल्दी से किसी हीलर को ढूंढना होगा। मैं अपने शैडो एक्सचेंज स्किल को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं अपने साथ किसी और बंदे को एक्सचेंज कर सकता हूँ या फिर नहीं। अगर मैं काइसल पर बैठकर वापस जाता हूँ और किसी हीलर को लेकर आता हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे वापस आने तक चाइन मर जाएगी। हो सकता है जापानीज की टीम में अभी भी कोई हीलर जिंदा हो, मुझे उनमें से किसी को ढूंढ कर लाना होगा। लेकिन साथ ही जिन्हू को कुछ याद आता है। जिन्हू कैमरामैन से कहता है, क्या तुम कैमरा को ऑफ कर सकते हो? वो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिन्हू से कहता है, अगर तुमने कैमरा बंद नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। वो जल्दी से अपने कैमरे को बंद कर देता है और कहता है, अचानक इसने कैमरे को क्यों बंद करवा दिया? जिन्हू अपने शैडोज को ऑर्डर देता है, जल्दी से जाओ और मिन ब्यांगू की बॉडी को ढूंढ कर लाओ। वो सारे शैडोज ब्यांगू की बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं। मास्टर यूनहू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये उसकी बॉडी के साथ क्या करने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद एक हाई ऑर्क ब्यांगू की बॉडी को उठाकर ले आता है। जिन्हू उसकी बॉडी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, इसका तो सारी नहीं, पता नहीं मेरी शैडो एक्सट्रेशन इस पर काम करेगी या नहीं। लेकिन ब्यांगू की बॉडी के ऊपर विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, तुम इसकी बॉडी से शैडो निकाल सकते हो। जिन्हू कहता है, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, मुझे इसकी बॉडी से शैडो निकालना होगा। जिन्हू उसकी बॉडी के सामने खड़ा होकर कहता है, जागो। ब्यांगू की बॉडी से थोड़ा सा शैडो निकलता है, लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। जिन्हू ये देखकर हैरान हो जाता है और वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन दोबारा से शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। अब जिन्हू के पास सिर्फ एक ही चांस बचता है। जिन्हू कहता है, वैसे तो मेरी स्ट्रेंथ ब्यांगू से बहुत ज्यादा है, इसका शैडो आसानी से निकल आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपने शैडो को निकलने देगा। यहाँ पे ये मुझे ऐसा बताना चाह रहा है जैसे किसी इंसान की बॉडी से उसका शैडो निकालना गलत काम है। लेकिन साथ ही वो मिस चाइन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन जिंदा को बचाना ज्यादा जरूरी है, मुझे ये गलत काम करना ही होगा। जिन्हू तीसरी बार कोशिश करता है और ब्यांगू की बॉडी से कहता है, जागो, और उसका शैडो बाहर निकल आता है।
ये देखकर जुनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिनू के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है, तुम इसकी बॉडी के साथ क्या करने लगे हो। लेकिन जैसे ही वो ब्यांगू के शैडो को बाहर निकलते हुए देखते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे ये शैडो क्रीचर्स ये कोई समन नहीं है, बल्कि तुम्हारी एबिलिटी मुर्दा को जिंदा करना है। सिर्फ मास्टर यूनू ही नहीं बल्कि चोई जोंग और मादोंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो मुर्दा को जिंदा कर सकता है, उसके शैडो को निकाल कर उसकी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है। ब्यांगू का शैडो आगे बढ़ता है और अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए चाइन की बॉडी को हील कर देता है। मास्टर यूनहू भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो वाकई में काम कर रहा है। जिनवू यूनहू से कहता है, मैं ब्यांगू के शैडो को देखकर इतना तो कह सकता हूँ कि ये अपनी जिंदगी में किस किस्म का इंसान था। मैंने इसको कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये खुद ब खुद जाकर उसको हील कर रहा है, हालांकि मेरे शैडोज मेरे ऑर्डर्स को मानते हैं। यूनहू जिनहू से कहते हैं, ये चीज जो भी है ये हमारा ब्यांगू नहीं है। कैमरामैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसीलिए इसने मुझे कैमरा बंद करने का कहा था, क्योंकि अगर अवाम को पता चल जाए कि ये मुर्दा को जिंदा कर सकता है तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। चोई जोंग सोच रहे होते हैं, ये जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारेगा ये उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि इसकी इस पावरफुल एबिलिटी की लिमिट क्या है। मास्टर यूनहू जिनहू से कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावर हासिल करोगे और ब्यांगू की पावर्स तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ब्यांगू एक ऐसा इंसान था जिसे फाइटिंग से बहुत ज्यादा नफरत थी, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ब्यांगू की शैडो को कभी भी फाइट के लिए इस्तेमाल मत करना। जिनहू थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर मास्टर यूनहू के हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए कहता है, ये दूसरी बार है जब आपने मेरे कंधे को पकड़ा है। लेकिन साथ ही जिनहू मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, पहली बार आपने जब मेरे कंधे को पकड़ा था आप मुझे एक ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन इस बार आप मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही जिनहू आगे बढ़ता है और कहता है, जैसा आप इसके लिए महसूस करते हैं मैं भी वैसा ही महसूस करता हूँ। जिनहू आगे बढ़ता है और ब्यांगू के शैडो पर हाथ रखते हुए कहता है, कैंसर शैडो एक्सट्रैक्शन। यूनहू देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं, जबकि ब्यांगू का शैडो भी यूनहू की तरफ देखकर मुस्कुराता है और साथ ही उसका शैडो नथिंगनेस में चला जाता है। ऐसा करने पर यूनहू जिनहू का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हमारे कोरिया के सारे हंटर्स एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर हेलीकॉप्टर की तरफ चले जाते हैं। जिनहू उन सब से कहता है, मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम सब लोग चले जाओ, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मुझे ठिकाने लगाना है। यूनहू से कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, वैसे भी हमारी ये रेड अभी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई। आसमान में बहुत सारी चूंटियां उड़ रही होती हैं। जिनहू कहता है, पहले मैं तुम लोगों के लिए रास्ता खाली कर देता हूँ, उसके बाद वापस आकर इन अंडू का कुछ करता हूँ। जिनहू अपने पास से काइजल को निकालता है और उस पर बैठकर उड़ जाता है और साथ ही रास्ते में आने वाली सारी चूंटियों को मारता जाता है ताकि हेलीकॉप्टर के उड़ने के लिए रास्ता साफ किया जा सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 57 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जिनहू उस चींटी को अपना एक एंड सोल्जर बना लेता है, जबकि क्वीन को भी अपना शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है। और इसके अलावा अब जिनहू की पावर्स को अमेरिकन हंटर्स ने भी देख लिया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 58 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उससे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में जापानीज हंटर्स की तरफ से जो 2 जापानीज हंटर बच जाते हैं उनका सीन दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था। वो अपनी शिप पर होते हैं जहाँ पर उनका 11वां एस रैंक का हंटर जिसका नाम सोगीमोटो है वो भी उसी शिप पर मौजूद होता है। जो हंटर इस रेड में बच गए थे वो वहाँ पर परेशान होकर बैठे होते हैं और कहते हैं, वो एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर था, तुम लोगों ने अभी उसको देखा नहीं। हमारे रियोजी कोटो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसने उसको एक ही झटके में मार डाला। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस रेड को जीत सकते हैं। जेजू आइलैंड की ये रेड एक फेलियर है, हम उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते, कोई भी उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। सोगीमोटो से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग ये रेड पहले ही जीत चुके हैं। वो हंटर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या उस मॉन्स्टर को किसी ने मार डाला? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। सोगीमोटो से कहते हैं, हमें अभी कोरियन कमांड की तरफ से मैसेज आया है कि कोरियन हंटर्स ने क्वीन एंट को भी मार दिया है और उस सोल्जर एंट को भी मार दिया है। उसी वक्त सोगीमोटो को गोटो के साथ की हुई अपनी बात याद आती है। गोटो ने उसे बताया था कि कोरिया में भी एक पावरफुल हंटर है और उसका नाम संग जिनवू है, जबकि सोगीमोटो ने उससे कहा था, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा। उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे कहता है, वो सारी चींटियां उड़ती हुई इसी तरफ आ रही हैं। अभी भी आइलैंड से बहुत सारी चींटियां भागकर यहाँ पर आ रही हैं। सोगीमोटो अपने सारे हंटर्स से कहते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें उन एंट्स को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना। जिनवू रास्ता क्लियर करने के बाद वापस से उस डंजन के अंदर चला जाता है जहाँ पर उस क्वीन के अंडे पड़े होते हैं और जिनवू उन सारे अंडों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनवू से देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, इन अंडों को डिस्ट्रॉय करने पर भी मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, हालांकि इसमें से चींटियां भी बाहर भी नहीं निकली। साथ ही जिनवू अपनी वेपन्स वाली इन्वेंट्री को ओपन करता है और कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे वेपन्स पड़े हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं रहा कि किसको इस्तेमाल किया और किसको नहीं।
साथ ही जिन्हू उसमें से एक बड़ी सी तलवार निकालता है। ये वही तलवार है जो कि डीमन किंग बैरन के पास थी और इसकी इस बड़ी सी तलवार में इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। जिन्हू उसको घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है जिससे पूरे इस डंजन में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है और उसके सामने मौजूद सारे के सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिन्हू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी है, इसे अपनी स्टोरेज में नहीं रखना चाहिए, इसे तो मुझे ऑफनली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट सीन यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका का होता है। अमेरिकन हंटर एसोसिएशन ब्यूरो के चीफ बैठे ये वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें जिन्हू उस चोटी के साथ फाइट कर रहा था। डायरेक्टर का नाम डेविड ब्रैनन होता है जबकि उनके असिस्टेंट मैनेजर का नाम माइकल कॉर्नर होता है। माइकल कॉर्नर डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर आपको क्या लगता है? डेविड उसे कहते हैं, इस वीडियो को देखते हुए 4 बज गए, मुझे तो पता भी नहीं चला, ये वीडियो तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। डेविड माइकल से कहते हैं, तुम इतनी रात के वक्त मेरे घर पर सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए और मेरी थॉट्स जानने के लिए तो नहीं आए होगे, तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। माइकल डेविड से कहता है, एक ऐसा हंटर जिसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो हजारों की तादाद में समझ को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे एक पावरफुल हंटर को एक छोटे से कंट्री जैसे कि कोरिया में नहीं होना चाहिए, उसे तो यूनाइटेड स्टेट्स में होना चाहिए। डायरेक्टर उससे कहती है, क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता है? उसी वक्त उनके सामने एक फाइल पेश करता है और कहता है, कुछ महीने पहले हमारी एक ब्यूरो में एक हादसा हो गया था जहाँ पर एक एस रैंक का हंटर जिसका नाम डांगसू था वो जख्मी हो गया था जबकि दूसरा हंटर वहाँ से भाग गया था। उस हंटर का नाम सांग इलवान था जबकि उसे एक ए रैंक के हंटर जेम्स ने एक ए रैंक की डंजन में से पकड़ा था। हमने उसे इन्वेस्टिगेट किया था और अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें कंफर्म हुआ कि वो वाकई में एक इंसान है और वो कोरिया का एक हंटर है। लेकिन जब हमने उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये संग जिन वू संग इनवाल का बेटा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है। बाकी सारे कंट्रीज को संग जिन वू के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसके नाम के बारे में भी नहीं पता और ना ही उसकी एबिलिटीज का। हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, हम लोग जल्दी से उसे अपने कंट्री में ले आते हैं। डायरेक्टर उसे कहते हैं, डांगसू के मुकाबले में ये वाला केस थोड़ा अलग है। हमारे कंट्री का कोरिया के साथ एक एग्रीमेंट है, हम लोग उनके साथ फाइट नहीं चाहते। अगर हम लोग उनके कंट्री से एक और एस रैंक के हंटर को यूनाइटेड स्टेट्स में ले आते हैं तो इससे बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। माइकल डेविड से कहता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो हंटर इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें रिस्क लेना चाहिए? डेविड माइकल से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम उसको मना सकते हो यहाँ पर लाने के लिए? माइकल कहता है, हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन का होता है। जिन्हू सारे अंडों को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहा जाता है, तुमने एक लेवल अप कर लिया है और इस लास्ट लेवल अप के साथ उसका लेवल 100 पे पहुंच जाता है। फिर जिन्हू सीधा उस चेंडी की तरफ जाता है, उस एंड सोल्जर की तरफ, और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही जिन्हू से कहता है, जागो। उस चेंडी का शैडो निकलने से पहले जिन्हू एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पर आसपास सिर्फ डार्कनेस होती है। जिन्हू हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या, इसका क्या मतलब है? इस डार्कनेस में मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। जिन्हू हैरान होता है और कहता है, क्या ये मेरे शैडो एक्सट्रैक्शन की वजह से हुआ है? क्या मेरी शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गई? लेकिन साथ ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, तुम्हारी शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है, और उस चेंडी का शैडो बाहर निकल आता है। जिन्हू अपने शैडो सोल्जर की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगा था शायद मैंने फेल कर दिया। वो चींटी का शैडो सामने खड़ा होता है और उसका लेवल 1 होता है जबकि उसका रैंक जनरल का होता है। जिन्हू भी ये देखा हैरान हो जाता है और कहता है, अब से पहले मैंने कभी जनरल का रैंक नहीं देखा, हालांकि इग्रिस भी एक एलीट नाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बाकी के सारे शैडोज में से ये वाला शैडो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वैसे इसे स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए था क्योंकि जब ये जिंदा था तब भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर जिन्हू पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है, चलो अब इस एंड क्वीन का शैडो भी निकालते हैं। जिन्हू जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो चींटी बोलती है, मेरे किंग मुझे अपना एक नाम दे। जिन्हू पीछे की तरफ मुड़ता है और उस चींटी से पूछता है, तुम बोल कैसे सकते हो? वो चींटी जिन्हू से कहती है, क्योंकि मैं बोल सकता था इसलिए मैं बोल सकता हूँ। ये सुनकर जिन्हू हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ ये बोल सकता था, ये बात तो मुझे पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पहले बोल सकता था तो ये शैडो बनने के बाद भी बोल सकता है। लेकिन साथ ही जिन्हू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आयरन भी शैडो बनने से पहले बोल सकता था और कार्गलान भी बोल सकता था, लेकिन वो तो नहीं बोल रहे। फिर जिन्हू कहता है, हो सकता है शायद इसका रैंक हाई है क्योंकि ये जनरल है इसलिए ये बोल सकता है। क्या पता फ्यूचर में जब मेरे बाकी के शैडोज भी जनरल के रैंक पे पहुंच जाएं, वो भी बोलना शुरू कर दें। जिन्हू से कहता है, मैंने तुम्हें मारा है, क्या इसके बावजूद तुम मेरे वफादार हो? क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? वो चींटी जिन्हू से कहता है, मैं मरा नहीं हूँ बल्कि रीबॉर्न हुआ हूँ। मेरे किंग ने मुझे दोबारा जिंदा किया है, वो भी अपनी पावर्स से, इसलिए मैं हमेशा आपको सर्व करूंगा। मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और साथ ही वो जिन्हू के सामने अपने घुटने टेक देता है और फिर से जिन्हू से कहता है, मुझे एक नाम दे। जिन्हू कहता है, अब मैं इसको क्या नाम दूं? है तो ये एक एंट, क्या मैं इसे गैमी कहूँ या फिर इसे एंट कहूँ? लेकिन ये बाकी सब एंट जैसा ही है, इसे कोई ऐसा नाम देना होगा जो कि बाकी एंट सोल्जर से मुख्तलिफ हो। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्हू से कहता है, आज के बाद तुम्हारा नाम बीरू होगा। बीरू जिन्हू को नाम देने के लिए थैंक यू बोलता है और साथ ही उसके लेवल के ऊपर उसका नाम लिख दिया जाता है, बीरू लेवल 1 जनरल। जिन्हू फिर से क्वीन की तरफ चला जाता है और कहता है, चलो अब क्वीन का शैडो निकालते हैं।
वो क्वीन की बॉडी के सामने खड़ा होकर कहता है जागो, और उसका शैडो निकल आता है। क्वीन के स्टैट्स भी बिल्कुल सेम होते हैं, उसका भी लेवल 1 होता है और रैंक जनरल का होता है। जैसे ही क्वीन का शैडो बाहर निकलता है, जिन्हों ने जितनी भी एंड्स को शैडो बनाया होता है वो सारी क्वीन की बात सुनने लग जाते हैं। जिन्हों कहता है कि इन एंड शैडोज के ऊपर मेरा कंट्रोल कम हो गया है। साथ ही वो बीरू से कहता है आयुष यहाँ पर क्या हो रहा है। बीरू जिन्हों को बताता है हमारी क्वीन का काम होता है बाकी सारी चींटियों को कंट्रोल करना। जिन्हों से कहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जितने भी एंड सोल्जर्स हैं वो सारे क्वीन की बात मानेंगे। बीरू से कहता है जी बिल्कुल ऐसी बात है। साथ ही जिन्हों बीरू से पूछता है इसका रैंक भी जनरल है बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा कम है तुम्हारे मुकाबले में, ऐसा क्यों? शैडो बनने के बाद इसकी पावर कम क्यों हो गई? बीरू से कहता है हमारी क्वीन की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो सिर्फ अंडे दे सकती है। अब क्योंकि वो सिर्फ एक शैडो है इसलिए उसकी मैजिकल पावर कम हो गई है क्योंकि वो अंडे नहीं दे सकती। जिन्हों बीरू से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये क्वीन फाइट नहीं कर सकती। बीरू से कहता है हाँ जी बिल्कुल ये फाइट नहीं कर सकती। जिन्हों थोड़ी देर सोचने के बाद क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है और कहता है मुझे अपनी टीम में 2 मास्टर्स नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूँ इन सबको कंट्रोल करने के लिए। वैसे भी अगर ये फाइट नहीं कर सकती तो मेरे किस काम की। वहीं पर जिन्हों के नाइट सोल्जर्स माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। जिन्हों से कहता है इन सबको वहीं पे रख दो, हमें इन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। जेजू आइलैंड को दोबारा तामीर करने के लिए इन सारे क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। हम इन सारे क्रिस्टल्स को अपने लिए नहीं रख सकते। वो सारे क्रिस्टल को वहीं पर फेंक देते हैं, लेकिन साथ ही जिन्हों एक मैजिकल कोर को उठा लेता है जो कि उसे बीरू की डेड बॉडी से मिला है। जिन्हों कहता है असल मसला तो वो सारी चींटियां हैं जो यहाँ से भाग गई हैं। क्या मैं अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ उन सारी चींटियों को तबाह कर सकता हूँ? चलो कम से कम मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। बीरू जिन्हों से कहता है मुझे महसूस हो रहा है वो सारी चींटियां अपने मास्टर के बिना है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। वो बस पागलों की तरह इधर उधर भाग रही हैं। जिन्हों बीरू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि बाहर कितनी टोटल चींटियां हैं? बीरू कहता है जब आप लोग यहाँ पर आए थे उस वक्त 8700 चींटियां थी, लेकिन फाइट के बाद सिर्फ 4000 चींटियां बच गई हैं जो कि यहाँ से भाग गई हैं। जिन्हों एक लंबा सांस लेता और कहता है मुझे तो लगा था कि हमने बहुत सारी चींटियों को मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चींटियां यहाँ से भाग गई हैं, ये तो एक बड़ा मसला है। बीरू तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उन सारी चींटियों को मार सकते हो? बीरू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जिन्हों से कहता है मास्टर अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं जरूर करूंगा। जोंगसू भी अपनी सीट पे होता है और अपनी टीम से कहता है वो सारी चींटियां इसी तरफ आ रही हैं, जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और वो अपनी शिप से उन पर अटैक करते हैं। साथ ही उनके पास जितने भी मैजिशियंस होते हैं वो भी अटैक करते हैं और वो हवा में उड़ने वाली सारी चींटियों को रास्ते में मारना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ से मेन लैंड की तरफ ना जाए। उन शिप्स पर गिल्ड्स के बचे हुए बाकी के मेंबर्स होते हैं। कीहून की टीम भी एक शिप के ऊपर होती है। कीहून अपनी टीम से कहता है रेडी हो जाओ, वो सारी इसी तरफ आ रही है। फेम गिल्ड वाले भी रेडी हो जाते हैं। रीपर गिल्ड के वाइस मास्टर अपने साथियों से कहते हैं ये सारी चींटियां कम से कम बी रैंक के बराबर है, तुम सब लोग फॉर्मेशन में आ जाओ वरना हम लोग हार जाएंगे और हमारे गिल्ड का नाम खराब होगा। जबकि ली मिन संग को भी दिखाते हैं जो कि वहीं पर डर कर बैठा होता है और कहता है मैं इन चींटियों के साथ फाइट कैसे करूंगा। वाइस मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इसका रैंक तो ए है, लेकिन ये बिल्कुल एक बेवकूफ बच्चे की तरह है। जबकि मेन लैंड पर जूही और मिस्टर सॉन्ग और उनकी सारी टीम भी मौजूद होती है जो कि वहाँ पर आने वाली चींटियों को मारने के लिए रेडी होती है। जूही मिस्टर सॉन्ग से कहती है क्या आपको लगता है कि हम इन सारी चींटियों को मार सकते हैं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे नहीं पता, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हमारे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी हैं। उसी वक्त वो चींटियां हवा में मरना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग और जूही ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इन चींटियों को हवा में किसने मार डाला? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं तो देख भी नहीं पाया, वो चीज इतनी ज्यादा तेज है। असल में बीरू इन सारी चींटियों को मार रहा है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 58 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया हुआ तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि उन चींटियों के वहाँ से भाग जाने के बाद पूरे 2 दिन लगे इन हंटर्स को उन चींटियों को मारने में। चींटियां सिर्फ साउथ कोरिया या फिर जापान की तरफ भागकर नहीं गई, बल्कि वो चाइना की तरफ भी गई। चाइना के हंटर्स भी उनको फाइट करने के लिए रेडी थे। उन्होंने अपनी शिप्स को समुद्र में भेजा हुआ था और यहीं पर चाइना के समुद्र में एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन और उनका साथी खड़े होते हैं। कैप्टन कहते हैं हमारे पास तो 2 दिन से सोने का टाइम भी नहीं मिला, सेकंड कॉलोनी सीधी हमारी तरफ ही आ रही है। वाइस कैप्टन उनसे कहते हैं जल्दी से हमें ऑर्डर दे, हम इन पर शूट करते हैं। कैप्टन उसे कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हंटर ने कहा है कि उसे शो ऑफ करना है। और यहीं पर पहली बार एक चाइना का हंटर दिखाया जाता है जिसके पास 2 तलवारें होती हैं और वो शिप के ऊपर खड़ा होता है। सामने से बहुत सारी चींटियां आ रही होती हैं। वो अपनी दोनों तलवारों को निकालता है और हवा में स्लैशेस लगाता है जिससे सारी की सारी चींटियां टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में गिर जाती हैं। उन सारी चींटियों को मारने के बाद वो हंटर कहता है इन सब छोटी चींटियों को मारने में कोई मजा नहीं है। संग जिनवू जिसके साथ फाइट कर रहा था उसके साथ फाइट होती तो मजा आता।
नेक्स्ट सीन फिर से यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, जहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जो कि एक नेशन लेवल का हंटर है जिसका नाम थॉमस आंद्रे है, लोरा उसके पास आती है। शायद ये लड़की लोरा आपको याद हो, डांगसू के पास भी ये लड़की आई थी जब उसने उसे कोरिया के जाने के लिए कहा था। थॉमस भी बैठा जिन्वू की वीडियो देख रहा होता है। लोरा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तो जेजू आइलैंड की रेड कैसी रही? थॉमस उसे कहता है, डांगसू और जिन्वू के दरमियान में एक कनेक्शन है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारे डांगसू के बड़े भाई को इस संग जिन्वू नहीं मारा होगा। अब मुझे अपने बंदे की फैमिली की मर्डर का बदला तो लेना पड़ेगा। लोरा तुम्हें क्या लगता है, ये कहानी ठीक रहेगी? लोरा उसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक रहेगा। थॉमस कहता है, अब जबकि उसने जेजू आइलैंड की रेड में अपने आप को एक हीरो साबित कर लिया है तो अब तो उससे मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सारे कंट्रीज को उसके बारे में पता चल चुका है। लोरा उससे पूछती है, तो तुम क्या करोगे अगर डांगसू और जिन्वू के दरमियान फाइट होती है? थॉमस उसे कहता है, क्या तुम्हें अभी तक मेरे बारे में नहीं पता चला? डांगसू मेरे स्कैवेंजर गिल्ड का हिस्सा है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है। साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मैं कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करूंगा जो कि मेरी चीज को हाथ लगाए, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, यहाँ पे संग जिन्वू। नेक्स्ट सीन फिर से जेजू आइलैंड का होता है। वहाँ पर दिखाया जाता है मिलिट्री वाले वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए आते हैं, जबकि उनके साथ जोंगसू और उसके गिल्ड के मेंबर्स भी होते हैं ताकि अगर कोई चूंटी वहाँ पर जिंदा है तो सभी मारा जा सके। जोंगसू अपने वाइस मास्टर से कहते हैं, एक बंदे की कहानी सुनाता हूँ जो एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता था। वो एक एथलीट था और उसे ओलंपिक्स में जाने का बहुत ज्यादा शौक था। उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, यहाँ तक कि अपना वजन भी कम किया ताकि वो अपनी वेट क्लास को कम कर सके। उसने हर मुश्किल ट्रेनिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसने ओलंपिक्स में हिस्सा लेना है और स्टेज पर खड़े होना है, और बहुत जल्दी उसका सपना पूरा होने वाला था। यहाँ तक कि डोपिंग टेस्ट भी उसका नेगेटिव था। इस तरह का कोई मसला भी नहीं था और उसको रात को नींद भी ठीक से आती थी। लेकिन फिर अचानक उसके अंदर मैजिकल पावर्स जाग गई और वो एक हंटर बन गया, जिसकी वजह से वो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता था। और साथ ही जोंगसू रोना शुरू कर देते हैं। वाइस मास्टर उसे कहता है, क्या ये तुम्हारी कहानी थी? जोंगसू से कहता है, मैंने अपने पहले वाले सपने को त्याग दिया, लेकिन मेरा एक नया सपना है, अब इस कंट्री का सबसे बेस्ट गिल्ड बनाना, और मैं एक दिन अपने गिल्ड को इस कंट्री का सबसे बेस्ट गिल्ड बनाकर रहूंगा। साथ ही जोंगसू वहाँ से बहुत सारे क्रिस्टल्स को उठा लेते हैं और कहते हैं, अगर हम इन क्रिस्टल्स को अपने पास ले जाए तो हमारा गिल्ड कंट्री का सबसे बेस्ट गिल्ड बन जाएगा। उसी वक्त उन्हें कोने में छिपी हुई एक चूंटी नजर आती है। जोंगसू आगे बढ़ते हैं और जाकर उस चूंटी को मार देते हैं। वो सोल्जर से देखकर घबरा जाते हैं। जोंगसू उनसे कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, अगर ऐसी और भी 2-4 चूंटियां निकल आए तो हम लोग संभालने के लिए यहाँ पर हैं। साथ ही वाइस मास्टर उसे कहता है, जरा जिस तरफ देखो। सोल्जर्स भी देखकर घबरा जाते हैं। वहाँ से एक बंदा निकलता है जिसने बहुत ही अजीब सी ड्रेसिंग की होती है। जोंगसू कहते हैं, जेजू आइलैंड पर हमारी एसोसिएशन और इन सोल्जर्स के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। आज ये बंदा कौन है? वो सोल्जर्स जल्दी से उसकी तरफ गन तान लेते हैं। जोंगसू उनसे कहता है, उस पर शूट मत करना, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। सोल्जर्स उसे कहते हैं, तुम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, अगर तुमने हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो हम तुम्हारे पर शूट करेंगे। और वो बंदा वाकई में एक मॉन्स्टर होता है। वो अपनी भाषा में कुछ बोलता है और साथ ही गुस्सा हो जाता है। जोंगसू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। उसी वक्त पीछे से एक और मॉन्स्टर निकलता है और वह चुटकी बजाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हंटर्स के साथ सारे बेहोश हो जाते हैं। पहले वाला मॉन्स्टर उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरे वाला उसे कहता है, हमें यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना, मैंने बस इनको बेहोश किया है, जागने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्या तुम चेक करना चाहते हो? पहले वाला उसे कहता है, नहीं, मुझे पता है ये उसी की पावर है। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है? पहले वाला मॉन्स्टर उसे कहता है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है तो तुम जाकर उसे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते? यहाँ पर तो मरे हुए कीड़ों की गंदी स्मेल आ रही है, अगर उस लड़की ने इसको देख लिया तो वो तो बहुत ज्यादा डर जाएगी। यहाँ पर पता नहीं किसी लड़की की बात हो रही है। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है, हम अपने शिकार को इसी तरह जारी रखेंगे जैसा हमने प्लान बनाया है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और साथ ही वो चुटकी बजाता है और एक पोर्टल ओपन करता है। उसी वक्त पहले वाला मॉन्स्टर उसे कहता है, मुझे लगता है कि वो यहीं पर था। दूसरे वाला उसे कहता है, क्या तुम कोरिया की बात कर रहे हो? पहले वाला उसे कहता है, हाँ, अब जबकि हम लोग यहाँ कोरिया में हैं, तो क्यों ना उससे भी निपट ले। दूसरे वाला उसे कहता है, हम जरूर उससे निपटेंगे, लेकिन अभी के लिए इस जगह को उसके हाथ में छोड़ दो। पहले वाला मॉन्स्टर उसे कहता है, तो इसका मतलब तुम इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। दूसरे वाला पोर्टल से अंदर चला जाता है और कहता है, तुम ऐसा समझ सकते हो, और साथ ही उसका पोर्टल बंद हो जाता है और वो चला जाता है। पहले वाला मॉन्स्टर भी वहीं पर होता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। फिर साथ ही वो भी अपना एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के रास्ते अंदर चला जाता है।
नेक्स्ट सीन मेन कोरिया का होता है, जहाँ पर जिनवू हाथ में फूल लेकर ब्यांगू की कब्र पर रखने के लिए आता है। वहीं पर बहुत सारी रिपोर्टर्स होती हैं जो कि पिक्चर्स बना रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही होती है, बहुत सारे लोग जिनवू के साथ होते हैं जबकि बहुत सारे जिनवू के खिलाफ कमेंट्स कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं अगर जिनवू पहले ही रेड को ज्वाइन कर लेता तो इतने ज्यादा लोग नहीं मारे जाते, आखिर इसको शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी। और कुछ लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स मारे गए। वहीं पर उन सारे मरने वालों के घर वाले भी होते हैं जो कि रो रहे होते हैं। मास्टर जुनहो भी वहीं पर खड़े होते हैं। जिनवू वहाँ पर फूल रख के जैसे ही वापस जाने लगता है, मास्टर जुनहो से कहते हैं पहले मुझे लगता था कि एक अकेला हीरो जंग नहीं जीत सकता, लेकिन अब जबकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है मेरा नजरिया चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि तुम जीत सकते हो। तुम्हें सर झुकाकर नहीं चलना बल्कि अपने सर को उठाकर रखो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दुखी कहानी का अंत हो रहा है। और साथ ही मास्टर जुनहो रोना शुरू कर देते हैं। जिनवू चाइन की तरफ देखता है। चाइन जल्दी से शर्माते हुए दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। ये देखकर जिनवू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद जेजू आइलैंड की रेड के बारे में बताया जाता है कि जेजू आइलैंड की रेड में 4801 हंटर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से 64 हंटर्स मारे गए जबकि 32 कामनर भी मारे गए, यानी कि आम लोग। फिर जिनवू जाकर चेयरमैन गानी के सामने बैठ जाता है। चेयरमैन गानी जिनवू से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम अपना गिल्ड बनाना चाहते हो। एस रैंक के हंटर होने की वजह से तुम्हें किसी परमिट की जरूरत नहीं है, बस अपने गिल्ड के लिए एक ऑफिस बना लो और अपने गिल्ड का नाम हमारे पास रजिस्टर करवा दो, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। साथ ही चेयरमैन गानी जिनवू से कहते हैं क्या तुमने जेजू आइलैंड पर कोई बैरियर पुट किया था। चेयरमैन की बात सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है। चेयरमैन जिनवू को बताते हैं वहाँ पर एक हादसा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स थे और साथ में मिलिट्री के कुछ लोग थे जो कि अचानक बेहोश हो गए। वो लोग वहाँ डंजन के अंदर मैजिक क्रिस्टल्स को निकाल रहे थे और वहाँ पर काफी सारे ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स भी थे। मैंने तुमसे इसलिए पूछा, मुझे लगा शायद तुमने वहाँ पर कोई बैरियर लगाया होगा जो तुम बताना भूल गए होगे। जिनवू चेयरमैन से कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई बैरियर नहीं लगाया। चेयरमैन उसे कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, शायद ये कोई और बात होगी। जिनवू उनसे कहता है जो लोग बेहोश हो गए थे उन्होंने क्या बताया। चेयरमैन कहते हैं वो कुछ भी नहीं बता पाए क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं। साथ ही चेयरमैन कहते हैं कि हमें इस बात का भी नहीं पता कि वो मैजिक से अटैक हुए हैं या फिर नहीं, या फिर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था। जबकि जिनवू सोच रहा होता है शायद चूंटियों ने वहाँ पे कोई ट्रैप लगाया हो। उसी वक्त एक ऑफिसर चेयरमैन को आकर बताता है। चेयरमैन उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमारे गेस्ट आ चुके हैं, मुझे जाना होगा, तुम्हारा टाइम देने के लिए शुक्रिया। जिनवू भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे भी वापस जाना होगा। जिनवू सीधा पार्किंग की तरफ चला जाता है और जैसे अपनी गाड़ी में बैठने लगता है, अमेरिकन हंटर ब्यूरो से एक सीनियर एजेंट जिसका नाम एडम व्हाइट होता है वो जिनवू से मिलने के लिए आता है। वो आगे बढ़ता है और जिनवू को अपना कार्ड देते हुए कहता है तुम मुझे सिर्फ एडम भी कह सकते हो। एडम जिनवू से कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था लेकिन तुम मुझे वहाँ पर मिले नहीं, इसलिए मुझे यहीं पर आना पड़ा। शायद तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो, तुमसे मिलना जरूरी था। उसी वक्त जिनवू को याद आता है कुछ एपिसोड्स पहले जिन्होंने जिनवू से कहा था कि एक बंदा तुमसे मिलना चाहता है जो कि इंग्लिश बोलता है। जिनवू से कहता है लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। एडम उसे कहता है मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जिनवू से पूछता है कैसी इन्फॉर्मेशन। एडम उसे कहता है कि तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में कहीं से नहीं सुन सकते, ना ही किसी कंट्री को इसके बारे में पता है। ये एक टॉप सीक्रेट है जो सिर्फ अमेरिकन के पास है। जिनवू से कहता है लेकिन तुम मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों दोगे, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। एडम जिनवू से कहता है हमारा इसमें फायदा है, इसीलिए तो हम तुम्हारे तक आए हैं और हम लोग जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को ही देते हैं। एडम जिनवू से कहता है हमारे डायरेक्टर ने वो वीडियो देखी है जिसमें तुम जेजू आइलैंड पर रेड कर रहे थे और वो तुम्हारे स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। वो तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आ सकते। हालांकि वो कोरिया में नहीं है लेकिन डिप्टी डायरेक्टर तुम्हें सारी बात बता देंगे। मेरी गाड़ी यहीं पास में पार्क है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। डिप्टी डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जिनवू जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे किस काम की है, अभी के लिए मैं घर जा रहा हूँ, मैं इस बारे में सोचूंगा फिर तुमसे बात करूंगा। एडम जिनवू से कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें इस बारे में थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, ऐसे तो तुम नहीं मानोगे। साथ ही एडम उसे कहता है क्या तुमने अपग्रेडर के बारे में सुना है, एक ऐसा हंटर जो कि दूसरों की एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकता है। उस हंटर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो दूसरे हंटर्स के अंदर छुपी हुई डीप पावर को जगा सकता है। ये सुनते ही जिनवू मान जाता है और उसकी गाड़ी में बैठकर वो होटल में चले जाते हैं। होटल में डिप्टी डायरेक्टर माइकल कॉर्नर पहले से मौजूद होते हैं। जिनवू और माइकल दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। माइकल अपने पास से कुछ पेपर निकालता है और जिनवू को देते हुए कहता है ये तुम्हारे अमेरिका जाने के लिए पेपर्स हैं। वैसे तो इन पेपर्स को क्लियर करने के लिए तकरीबन 2 साल लगते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर है, तुम्हें बस हाँ करना है, उसके बाद तुम अमेरिकन सिटीजन बन जाओगे। जिनवू माइकल से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया, मुझे एडम ने कहा था कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्या वाकई में ऐसा कोई हंटर है जो कि दूसरों की एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। माइकल कॉर्नर कहते हैं इस बारे में बात करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा एक हंटर वाकई में है और वो इस वक्त इसी रूम में है।
और यहीं पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप यानी सोलो लेवलिंग की एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने पिछली सारी 59 एपिसोड्स देखी हुई हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू माइकल कॉर्नर से मिलने के लिए होटल में जाता है, जहाँ पर माइकल कॉर्नर उसे कहता है हमारे पास वाकई में एक ऐसा हंटर है जो कि दूसरों की एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। उसी वक्त वो अपने बंधु से कहता है जल्दी से मिसिस सेलर को लेकर आओ। वो हंटर एक औरत होती है। माइकल जिन्हू को बताता है पूरी दुनिया में यही एक ऐसी हंटर है जो कि दूसरे हंटर्स की छुपी हुई एबिलिटीज को जगा सकती है और उनकी पावर्स को इंक्रीज कर सकती है। उस हंटर का नाम नॉर्मा सेलनर होता है। जिन्हू उसकी तरफ देखता और सेंस करते हुए कहता है वाकई में इसकी मैजिकल एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मा सेलनर आकर उसके सामने बैठ जाती है। माइकल नॉर्मा से कहता है अपनी एबिलिटीज को संग जिन्हू के सामने एक्सप्लेन करो। नॉर्मा जिन्हू की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी आंखों के रिएक्शंस देखकर लगता है तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन एक बार जब तुमने इसको एक्सपीरियंस कर लिया तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नॉर्मा आगे बढ़ती है और जिन्हू से कहती है जैसे कि तुम भी ये बात जानते हो कि हर हंटर की एक लिमिट होती है, कोई भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर तुम एक रीअवेकन नहीं हो तो तुम कभी भी एक हायर रैंक तक नहीं पहुंच सकते। यही हंटर्स के लिए बेसिक नॉलेज है जिसे सभी हंटर्स जानते हैं। जिन्हू नॉर्मा से पूछता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकती हो। नॉर्मा उसे कहती है हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे स्किल्स ऐसे हैं जिससे मैं किसी की भी एबिलिटीज को जगा सकती हूँ, मैं किसी के भी अंदर की छुपी हुई पावर्स को इंक्रीज कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। माइकल जिन्हू से कहते हैं नॉर्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके पास एक रेयर एबिलिटी है, लेकिन जब ये अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करती है फिर इसे एक लंबे अरसे तक रेस्ट करना पड़ती है, इसलिए हर साल सिर्फ एक ही अवेकनर को ये मौका मिलता है। जिन्हू नॉर्मा से पूछता है तुम्हारे इस तरीके का सक्सेस रेट कितना है। नॉर्मा जिन्हू से कहती है ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार जब मैं अपने 3rd स्टेप को कंप्लीट कर लेती हूँ तो उस हंटर को अपनी बॉडी में 20% तक ज्यादा पावर महसूस होती है। बास केसेस में वो 30% तक भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिन्हू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है 20 to 30%, ये तो काफी ज्यादा है। साथ ही जिन्हू सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इसीलिए डांसो अमेरिका चला गया, अमेरिकन ने उससे भी यही बेनिफिट दिया होगा। आखिर ऐसी ऑफर को कौन रिफ्यूज करना चाहेगा जिसमें आपकी पावर 20 to 30% तक इंक्रीज हो जाए। जिन्हू उनसे कहता है ये तो रेयर एबिलिटी है, अगर सारे हंटर्स को इसके बारे में पता चल जाए तो फिर तो बहुत ही बुरा होगा। माइकल उसे कहती है इसलिए नॉर्मा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम इसे एक रीजनेबल अमाउंट देते हैं और ये हमारे लिए काम करती है, और हर साल सिर्फ हमारे चुने हुए हंटर्स को ही ये मौका मिलता है कि इसकी एबिलिटी से फायदा उठा सके। माइकल जिन्हू से कहती है ये सारी इन्फॉर्मेशन एक गिफ्ट की तरह है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं। जिन्हू कहता है मुझे तो ये गिफ्ट से ज्यादा एक डील लग रही है। माइकल जिन्हू से कहते हैं अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स में आने के लिए राजी हो जाते हो और अमेरिकन हंटर बन जाते हो तो तुम्हें ये एबिलिटी गिफ्ट में मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, तुम अमेरिका में जिस भी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहो उसका नाम बता दो, हम बंदोबस्त कर देंगे। साथ ही नॉर्मा जिन्हू से कहती है जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, पहले तुम्हें थोड़ा सा डेमो देते हैं, चलो फर्स्ट स्टेप हम आज ही कंप्लीट करते हैं। जिन्हू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। नॉर्मा उसे कहती है हमने तुमसे कहा था ये गिफ्ट है और गिफ्ट फ्री में दिया जाता है। माइकल जिन्हू से कहते हैं हाँ बिल्कुल ये गिफ्ट है, क्या तुम इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहोगे। जिन्हू उनसे कहता है क्या वाकई में ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैंने अभी तक अमेरिका जाने का कोई फैसला नहीं किया। नॉर्मा जिन्हू से कहती है अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मेरी आंखों में देखो, ये हमारा 3 में से पहला स्टेप होने वाला है। जबकि माइकल अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं लड़का जाल में फंस चुका है, एक बार इसने नॉर्मा की एबिलिटीज को देख लिया, ये लाजमी तौर पर हमारे साथ जाने के लिए राजी हो जाएगा, हो सकता है ये अभी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले। नॉर्मा कहती है जेजू आइलैंड की रेड बहुत ज्यादा खतरनाक थी। रियोजी कोटो जो कि नेशनल लेवल का हंटर बनने वाला था वो भी उस रेड को कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इस लड़के ने वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला, वो भी एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी के साथ जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। पता नहीं इसकी पावर की लिमिट क्या है, चलो इसकी बॉडी के अंदर झांक कर देखते हैं इसकी लिमिट क्या है। नॉर्मा अपनी एबिलिटीज को यूज करती हुई जिन्हू की बॉडी के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ डार्कनेस होती है। नॉर्मा अपने इर्द गिर्द देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अंधेरे के। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर जिन्हू होता है और जिन्हू भी नॉर्मा को देख रहा होता है। ये देखकर नॉर्मा चिल्लाना शुरू कर देती है और जल्दी से जिन्हू की बॉडी से बाहर निकल आती है। वहीं पर उनके गार्ड जो कि नॉर्मा को चिल्लाते हुए देखकर जल्दी से जिन्हू के सर पे अपनी गन तान लेते हैं और कहते हैं तुमने इसके साथ क्या किया, आखिर वो चिल्ला क्यों रही है। माइकल चिल्लाकर गार्ड से कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, क्या तुम्हें पता भी है तुम किस पर गन तान रहे हो। वो गार्ड परेशान होते हैं और माइकल से कहते हैं लेकिन मिसिस सेलनर का क्या करें। माइकल उसे कहते हैं अगर तुम मिसिस सेलनर को लेकर परेशान हो तो जाकर उसकी केयर करो, इसके ऊपर बंदूक मत तानो। साथ ही माइकल जिन्हू से माफी मांगते हैं और कहते हैं
हमारे एजेंट्स को माफ कर दे, ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जिनवू खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और मिसेस नॉर्मा से कहता है क्या आप ठीक हैं? माइकल आगे बढ़ते हैं और अपने एजेंट से कहते हैं अगर तुम्हारे एजेंट से इस तरह की हरकत थॉमस आंद्रे के सामने की होती तो हम सब लोग इस वक्त मारे जा चुके होते। हमेशा मेरी इस बात को याद रखना, दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर माइकल आगे बढ़ता है और मिसेस सेलनर से कहता है आपको तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या हुआ? आप इतने ज्यादा घबरा क्यों गई हैं? माइकल जिनवू से कहते हैं मिसेस सेलनर ठीक नहीं है, इसलिए तुम अभी के लिए चले जाओ, क्या हम तुमसे बाद में राब्ता कर सकते हैं? जिनवू से कहता है ठीक है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। साथ ही वो एडम से कहते हैं जिनवू को इसके घर तक छोड़ाओ। जिनवू के वहाँ से जाने के बाद माइकल सेलनर नॉर्मा से पूछते हैं क्या हुआ? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना ज्यादा घबरा गई हो? मिसेस सेलनर चिल्लाते हुए कहती हैं वो एक किंग है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। माइकल उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या वो एक नेशनल लेवल के हंटर के बराबर है? नॉर्मा सेलनर उसे कहती है नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ महसूस नहीं किया। वो वाकई में एक किंग है लेकिन बाकी सबसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो वो भी मेरी तरफ देख रहा था। उसकी बॉडी के अंदर जो भी था वो एक शैडो था, वहाँ पर सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। और अगर सच में कहूँ तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं, इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है। चेयरमैन गानी उदास होकर बैठी होती है और कह रही होती है हमने जेचू आइलैंड की रेड के दौरान अपने एक हंटर बियांगू को खो दिया, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अब आगे हमारी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि जिनवू के बारे में बहुत सारे हंटर्स को पता चल चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी तो सैक्रिफाइसेस की शुरुआत हुई है, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। उसी वक्त चेयरमैन को कॉल आती है। चेयरमैन को बताया जाता है कि सड़क के दरमियान में एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है। चेयरमैन कहते हैं अगर वो वाकई में बी रैंक का गेट है तो हम अपनी एवरेज स्क्वाड को नहीं भेज सकते। चेयरमैन उसे कहते हैं मैं किसी बड़े गेट से राब्ता करता हूँ और किसी टीम को वहाँ पर भेजता हूँ। लेकिन साथ ही चेयरमैन कहते हैं तुमने जो लोकेशन बताई है वो तो जिनवू के गिल्ड के बहुत ज्यादा करीब है, जबकि जिनवू अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा होता है और वो भी उसी ट्रैफिक में फंसा होता है जिस सड़क के ऊपर डंजन ओपन हुई है। जिनवू खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है आखिर नॉर्मा ने मेरी बॉडी के अंदर देखा क्या उसने सिस्टम की झलक देखी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई? आखिर उसने मेरी बॉडी में ऐसा देखा क्या जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा डर गई? वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे दोबारा मिलेगी। साथ ही जिनवू ट्रैफिक की तरफ देखता है और कहता है आखिर आज ट्रैफिक के साथ क्या मसला है, काफी देर से मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ। उसी वक्त जिनवू को चेयरमैन की कॉल आती है। जिनवू कॉल अटेंड करता है और चेयरमैन से कहता है अब ऐसा क्या हो गया कि चेयरमैन को खुद मुझे कॉल करनी पड़ रही है। चेयरमैन जिनवू को बताते हैं कि रोड के सेंटर में गेट ओपन हुआ है। जिनवू कहता है शायद इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। चेयरमैन उसे